ओके। आज के सेशन में हम रिएक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर विच इज़ द स्टेट द डाटा, यानी कि इस डाटा को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है कंपोनेंट्स के अंदर। अब देखें, हमने कंपोनेंट्स बना लिए, हेडर का कंपोनेंट बना लिया, लिस्ट का बना लिया, और फिर मज़ीद भी बनाएंगे आगे। ठीक है। अब इन्हें डाटा कैसे प्रोवाइड किया जाता है कंपोनेंट्स के अंदर। देखिए, कंपोनेंट्स के अंदर डाटा वो कहीं ना कहीं से तो उनके पास आता है ना। तो उसके लिए इन इसका बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है स्टेट्स का, कि वो अपने स्टेट को मैनेज करता है, और जैसे ही डाटा चेंज होता है वो कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर करता है। ये बात को मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि, और यही इसकी पावर है। मिसाल के तौर पे मैं अब एक क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर ही एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। उसका नाम रखता हूँ फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म हम बनाने लगे हैं, ऐड न्यू। ठीक है। और या आपकी आसानी के लिए मैं इसका नाम ऐड प्रोडक्ट डॉट JSX कर देते हैं। RAFC ऐड प्रोडक्ट उसने खुद ही कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर एक इनपुट ग्रुप क्रिएट करता हूँ, और इनपुट टेक्स्ट इनपुट क्या है रिएक्ट के अंदर, बूटस्ट्रैप में खाली इनपुट ही कर लें। चलें, खाली कर लेते हैं, टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं इसको सिंपल फॉर्म कंट्रोल्स, अच्छा फॉर्म कंट्रोल है बेसिकली ना, फॉर्म कंट्रोल का मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसकी टाइप जो है वो मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ, और इसको प्रोडक्ट नेम। अब मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट लिस्ट से पहले रेंडर करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट। ठीक है। और वो कहता है जी फॉर्म जो है वो डिफाइंड नहीं है। चैलेंज फॉर्म मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप से, और ये देखें, ये एक फॉर्म सिंपल अभी एक फील्ड मैंने बनाई है। अच्छा, आसानी के लिए मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका लिस्ट है ना, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि व्यू कैसे चेंज करेंगे हम कंडीशनली, यानी कि जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तब ये शो हो, और टेबल हाइड हो जाए, और जब ये ऐड करूं तो वो ऐड होने के बाद दोबारा से लिस्ट शो हो जाए। तो हम आगे जाके देखेंगे इसको भी। अच्छा, इसका ये जो मैं एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में ऐड प्रोडक्ट टाइटल, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता है HTML में इसमें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ। मैंने प्रोडक्ट का टाइटल फॉर्म के अंदर इनपुट ली। अब इसको टाइटल को मैंने किसी डाटा स्टेट के अंदर सेव करवाना है, ताकि जब मैं ये इनपुट्स टाइटल और उसके बाद प्राइस और उसके बाद कैटेगरी,
जो है वो इकट्ठी हो जाएं तो उनको मैं फिर किसी जगह सेव करवाऊं डेटाबेस में या किसी एपीआई के थ्रू। लेकिन सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको सेव कहाँ करवाऊं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है स्टेट का। उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, USSS मैं जब लिखूंगा ना 3 दफ़ा तो ये अगेन शॉर्ट वर्जन है, ये कोड जनरेट कर देगा। USSS वो जो एक्सटेंशन है वो मेरे लिए एक स्टेट क्रिएट कर देगी, अदरवाइज आपको ये सारा खुद टाइप करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैं नल कर देता हूँ इसकी। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैंने कर दी नल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँ वो आपका जो उसका वैल्यू है वो इसके अंदर सेव हो जाए प्रोडक्ट नेम के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक के अंदर हम यहाँ पे एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, console.log, और आपको पता है क्लिक इवेंट जो है ना वो एक इवेंट पास करता है, इवेंट ऑब्जेक्ट। वो इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके console.log में करवाया और e.target.value, यानी कि ये सिंपल जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग है कि अपने इनपुट से वैल्यू मैंने कंसोल करवा रहा हूँ ऑन चेंज के ऊपर, ऑन नॉट ऑन क्लिक, कि जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो वो मुझे कंसोल पे शो करे। अच्छा, यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट हो गई, ये देखें ये भी रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट हुई है। अब मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक मोबाइल, ये देखें आप साइट पे मोबाइल फ़ोन, तो वो हर चेंज के ऊपर वो जो वैल्यू है मेरी वो कंसोल हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये कंसोल का फंक्शन ख़त्म कर देता हूँ, इसकी जगह पे सेट प्रोडक्ट नेम e.target.value, ठीक हो गया। और यहाँ पे जैसे ही कोई वैल्यू चेंज होगी वो सेट फंक्शन क्या करेगा, इस पैरामीटर की वैल्यू को सेट कर देगा, हमारी जो भी वैल्यू पास करेंगे। अच्छा, ये दिखाने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या बन रही है, मैं नीचे एक p का टैग लगा के अपनी स्टेट वेरिएबल को दिखाने के लिए ये ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या लिखना है, उसका नाम ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैजिक देखें ज़रा, इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ कंसोल को। ये देखें जी, मोबाइल फ़ोन केसेस। तो जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, आपकी जो स्टेट है, ये जो सेट प्रोडक्ट नेम है वो उसको सेट कर देता है वैल्यू। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, जो जहाँ पे वो लगा हुआ है वो खुद ब खुद विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज वो रेंडर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी काबिल गौर बात है, बड़ी डीप बात है जो आपने समझनी है कि रेंडरिंग सिस्टम कैसा है रिएक्ट का। ये क्या करता है, इसके अंदर वॉचर्स लगे होते हैं, वॉचर्स। वो क्या करते हैं, जब भी आप यूज स्टेट इस्तेमाल करते हैं ना, ये फंक्शन वो उनके ऊपर वॉच लगा देता है। इसको थोड़ा आप थिंक ओवर करें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि एक बंदे खड़े कर देता है कि यार इसको देखना, ये हिलता तो नहीं है, थिंक लाइक दैट।
तो जैसे इसमें वैल्यू चेंज होती है जिस तरह से, और स्टेट की वैल्यू कब चेंज होगी, उसके सेट के फंक्शन से, और कैसे कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप कहें ना कि मैं प्रोडक्ट नेम इक्वल टू समथिंग कर दूं, ये नहीं काम करेगा, ये इसको ट्रिगर ही नहीं करेगा। ये हमेशा कब चेंज होगी, उसके अपने फंक्शन से, सेट प्रोडक्ट नेम। ठीक है। अच्छा, जैसे ही उसके अंदर चेंज आता है, जहां 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 पे वो नाम इस्तेमाल, वो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा, वो कंपोनेंट जितनी जगह भी इस्तेमाल हुआ है वो री रेंडर होगा। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूं। मैं यहाँ पे एक H1 का H2 का टैग भी ले लेता हूं और उसको अ, एक मिनट, मैंने एक डिव लिया और उस डिव के अंदर इसको मैंने मूव किया और इसके अंदर एक H2 का टैग लिया, प्रोडक्ट नेम। अब आपने ना इस एरिया पे फोकस करना है, इस एरिया पे। जैसे जैसे मैं टाइप करूंगा ना, वो ये सारा डिव रेंडर नहीं करेगा दोबारा से, सिर्फ क्या रेंडर करेगा, ये चीज। ठीक है। और इसको मैं आपको यहां दिखाता भी हूं, यहां पे ये देखें। अब आपका ये डिव है और जैसे मैं यहाँ पे ए लिखता हूं, आपने यहां देखना, यहाँ पे वैल्यूज रेंडर होगी, ये पूरा दोबारा से रेंडर होगा। देखा है आपने? जबकि ये बाकी वैसे का वैसा है। हाँ, अगर अगर मैं इसको उठा के कहीं इसके अंदर ले जाता हूं, तो इनर जितने भी कंपोनेंट्स या HTML है, वो सारी की सारी दोबारा रेंडर होगी नीचे की तरफ। ये उसके चाइल्ड कंपोनेंट, फ्यूचर में हम चाइल्ड कंपोनेंट भी बनाएंगे। अगर वो चाइल्ड कंपोनेंट, या इसकी मिसाल ऐसे में कर लेता हूँ, इसकी मिसाल ऐसे कर लेता हूँ, अगर मेरे इस कंपोनेंट में कोई चेंज हो रही है तो इसके चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर होंगे सारे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये एक थोड़ी सी डीप डीप डाइव थी इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और प्रोडक्ट प्राइस और उसके बाद यहाँ पे मुझे प्राइस एंड या चले हम कैटेगरी के बजाय स्टॉक कर लेते हैं इसको ना। अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस आ गया और ये आपका स्टॉक आ गया। ठीक है। और इस तरह क्या होगा कि यहाँ पे हम इधर एक बटन लगा लेते हैं, बटन वेरिएंट सेव, और
ऑन क्लिक, इसके ऑन क्लिक इवेंट पे मैं यहाँ पे लिखूंगा हैंडल प्रोडक्ट सेव। ठीक है, अब ये एक फंक्शन मैंने यहाँ पे किया है डिफाइन, और इसको कॉल किया, और यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा कांस्टेंट एरो फंक्शन, और यहाँ पे सिंपल मैं कंसोल करवा रहा हूँ अभी प्रोडक्ट नेम को, प्रोडक्ट प्राइस को एंड प्रोडक्ट स्टॉक को। दैट्स ऑल। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इनको कंसोल को इनकी वैल्यूज़ को कंसोल करवा लूँगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट हम करते हैं जी कि नोकिया फ़ोन X30, प्राइस इसकी जो है ना वो 25,000, स्टॉक में 5 यूनिट है। आज जैसे मैं सेव करूँगा तो ये देखें नोकिया, उसकी प्राइस और उसका यूनिट, क्योंकि कंसोल मैंने एक ही में लगाया तो ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज मेरे पास लेट्स से एक फॉर्म है जिसके अंदर 25 फील्ड्स हैं। अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके अंदर मेरे ख्याल से कोई 25 तो होंगी फील्ड्स, स्टेप्स हैं, और उसके अंदर हर स्टेप के अंदर 10-10 8-8 फील्ड्स हैं। तो क्या मैं हर फील्ड के लिए एक स्टेट बनाऊंगा और उसको मैनेज करूंगा, हर हर एक वेरिएबल उसके डाटा को? उसके लिए एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, थोड़ा सा एडवांस तो है लेकिन इट्स अमेजिंग। ठीक है, कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर इसको हम वैल्यू को पूरी, चाहे आप 100 ऑफ फील्ड्स हों, आपका ऑब्जेक्ट एक ही होगा। ठीक है, जेसन का। अच्छा जी, अब वो कैसे करेंगे? अगेन यूएसएस, और मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट डाटा। ठीक है, और इसको इस दफ़ा मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। ये आपने नोट करना है, पहले स्ट्रिंग वैल्यू एम्प्टी थी क्योंकि वो सिंगल सिंगल वैल्यू थी, अब ये एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने उसको एक खाली ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवा लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब मैं चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं ख़त्म करूँगा और यहाँ लिखूँगा हैंडल ऑन चेंज, बस। और इसको NFN, ये अगेन याद रख लें फंक्शन, NFN एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए फौरी। ये देखिए यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज, और जो इसके अंदर पैरामीटर है वो ई पास हो रहा है, और यहाँ पे अगेन मैं आपको दिखाने के लिए कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये वही काम है जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन अब मैंने क्या किया कि इसको हैंडल ऑन चेंज इवेंट यहाँ बना लिया। अभी सिर्फ मैंने प्रोडक्ट टाइटल पे लगाया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, जिंगर, ये देखें जी, ये कह रहा है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आज के। ठीक है जी, हमने वैल्यू पूरा नहीं लिखा था। अब मैं इसको दोबारा से जिंगर बर्गर, और मतलब कि ये वैल्यू सिर्फ आपको कंसोल मैंने करवाई है। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसकी नेम ई टारगेट डॉट नेम, या आसान लफ्ज़ों में इसको मैं कहता हूँ की, एंड कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैंने की वैल्यू ले ली। अब हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट लिया, एक वेरिएबल लिया प्रोडक्ट डाटा,
और उसको मैंने क्या करवाया कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डाटा, यानी कि इसके अंदर जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है उसको सेपरेट करें। अगेन ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपको सारे पीछे जो सेशंस आपने देखे हैं, लर्न किए हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि ये मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं अभी कवर इस सेशन में कर रहा, और मैं अज्यूम करता हूँ ये चीज़ें आपको पहले आ जानी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद की एंड वैल्यू। अब मैं आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ। console.log प्रोडक्ट डाटा। अब ये एक ऑब्जेक्ट की शेप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं ऑन चेंज बाकी जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ। अब आप देखें जी, जिंगर बर्गर डबल ट्रबल, और डबल खाओ तो ट्रबल ही होएगा। अच्छा जी, उसके बाद प्राइस 250। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। ओके, लेट मी सी दिस, लेट मी सी दिस। अच्छा 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 अच्छा, मैंने सेट प्रोडक्ट डाटा तो किया ही नहीं, ताकि वो ये साथ साथ उसके अंदर इसको सेव करता जाए स्टेट के अंदर। ठीक है, लेट्स से मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं जी, बर्गर। ओके, अच्छा, नेम की फील्ड खाली आ रही है, वो इसलिए कि हमने किसी भी एट्रीब्यूट को नेम दिया ही नहीं। तो यहाँ पे नेम और प्रोडक्ट नेम, इसको प्रोडक्ट प्राइस, और इसको प्रोडक्ट स्टॉक। असल में आप देखें ना, हम की किसे पढ़ रहे हैं, उस इनपुट वैल्यू के नेम एट्रीब्यूट से पढ़ रहे हैं, हमने दिया ही नहीं। अच्छा जी, बर्गर जिंगर, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ ताकि वो पिछला डाटा ख़त्म हो जाए। जिंगर बर्गर, ये देखें जी, ये एक ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है जिसके अंदर ये की है और ये उसकी वैल्यू है। प्राइस मैं ऐसे कहता हूँ जी 350, स्टॉक में जो है ना वो 60 पड़े हैं। अब आप देखें तो ये कितना ज़बरदस्त एक आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जा रहा है। आप फ्यूचर में जितनी मर्जी फील्ड्स ऐड करें और एक ही फंक्शन से हम, अब ये जो हमारा कोड है ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम उसको जब सेव करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट डाटा का जो स्टेट है उसके अंदर डाटा मौजूद होगा। सो इसको हम कहते हैं जी कि जिंगर बर्गर प्राइस 250 स्टॉक 5। और अब मैं इसको जब सेव करूँगा तो मेरे पास ये पूरा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है ना वो मौजूद है। इसको मैं एपीआई के थ्रू अपने डाटाबेस में सेव करवाऊँगा, और ऑफ कोर्स ये मेरी जो लिस्ट है जो पिछले पेज पे थी जिसको मैंने हाइड किया हुआ है उसमें ऐड हो जाएगा। तो हम उसमें इसको ऐड करते हैं, वो कैसे? अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको अब फंक्शनल करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म शो हो, और जब मैं कैंसिल या सेव करूँ
तो ये सेव होने के बाद या कैंसिल होने के बाद ये मुझे टेबल दोबारा शो हो जाए। अब इसको आपने ज़रा गौर से देखना है, इस स्टेप को ये हम कैसे करने लगे हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप देखें कि मेरा जो ऐड का बटन है वो इस प्रोडक्ट हेडर के कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर अपने प्रोडक्ट के मेन पेज इंडेक्स के ऊपर एक स्टेट बनाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं दे देता हूँ एक स्टेट कि वो चेक करे कि इज़ एडिटिंग, कि क्या वो एडिटिंग या एडिंग, कोई भी आप नाम रख लें, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, बुलियन वैल्यू। ये आप देखें इसकी वैल्यू बुलियन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग का भी एक कंसेप्ट है कि अगर इज़ एडिटिंग, मैं कह रहा हूँ कि अगर एडिटिंग कर रहा हूँ, इफ़ एडिटिंग इज़ ऑन, ये सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन है, एक एंड ऑपरेटर लगाया है, तो ये कंपोनेंट अंडर हो। अच्छा, एक मिनट, कोई मुझे, हाँ जी, मुंतहा ने कुछ पूछना है जी। नहीं सर, मैंने क्यों कुछ पूछा? अच्छा, आपका मुंतहा अहमद हैज़ रेज हैंड, ओके, चलें। सॉरी, वो मेरी बेटी साथ है, उसने प्रेस कर दिया होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो उसने पूछना होगा कुछ, ओके। सो ओके, यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडीशनल रेंडरिंग, कि मैं चाहता हूँ कि ये कंपोनेंट शो हो या ना हो। ये देखिए, इस एडिटिंग अगर ट्रू होगा तो ऐड प्रोडक्ट शो होगा, अगर नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो ये शो नहीं होगा। हमने बेसिक पढ़ी है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर्स, इफ ट्रू and true, then then the condition will be true, and if any of the false, all expression will be false. So यही कंसेप्ट मैं नीचे लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे नॉट के साथ, नॉट इज एडिटिंग, मतलब कि नीचे वाला कब शो हो, जब उसका रिवर्स हो, कि जब हम एडिटिंग नहीं कर रहे। अब आप देखें, अब बाय डिफॉल्ट मैंने इसको फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, किधर गया, इधर ऐड न्यू प्रोडक्ट पे, तो ये जो इट इज एडिटिंग है, सेट एडिटिंग, वो ट्रू कर दूं मैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरा बटन इस कंपोनेंट के अंदर है, और ये बात याद रखिएगा कि हम डाटा जो है सिर्फ अपने कंपोनेंट तक ही महदूद होता है, स्टेट ये इनहेरिट नहीं होती, ठीक, ये इनहेरिट नहीं होती ना, इसको दूसरे कंपोनेंट, इवन सिबलिंग्स भी नहीं। एक तो इनहेरिटेंस है ना, कि अपने से नीचे वाले, इवन सिबलिंग जो इसके लेवल के भी हों, डाटा मतलब के शेयर नहीं हो सकता, स्टेट शेयर नहीं हो सकती। तो अब क्या करें, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है अपलिफ्टिंग, स्टेट अपलिफ्टिंग। तो आज का हमारा जो आखिरी पॉइंट होगा वो स्टेट अपलिफ्टिंग होगा, क्योंकि थोड़ा सा आज टेक्निकल मामला है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह समझें और बार बार प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे किया ऑन क्लिक, जारी बात है क्लिक इवेंट के ऊपर ही मैंने इसको दिखाना है ना। अब मैंने इस ऑन क्लिक को अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्ट से मुराद इस कंपोनेंट से बाहर फेंकवाना है, ताकि वो यहाँ पे कैच कर सकूं।
ये आप समझ लें कि कैच कैच खेल रहे हैं, ठीक है, कैच कैच इसको आप नाम दे दें, कैच कैच खेल रहे हैं ये, कि तुम मेरा इवेंट कैच कर, और मैं यहाँ से अपलिफ्ट करता हूँ, यहाँ से फेंकता हूँ, और यहाँ कैच कर लेना, और जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम इसको हैंडल कर लेंगे फिर। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे ऑन एड प्रोडक्ट, अच्छा आपने ना मेरी टर्मिनोलॉजीज भी देखनी है। मैंने यहाँ पे हैंडल नहीं लिखा, हैंडल ऐड प्रोडक्ट नहीं लिखा, जबकि पीछे मैंने आपने देखा होगा फंक्शन बनाए हैं लिस्ट में, जिसमें मैंने हैंडल का मतलब ये होता है कि मैं एक्चुअली हैंडल करने लगा हूँ। अब ऑन प्रोडक्ट मीन कि अभी ये इसने ऊपर जाना है, इसने कैच होना है, तो ये कोई वो नहीं है रिक्वायरमेंट, लेकिन अच्छा स्टैंडर्ड है जिससे आपके कोड पढ़ के पता लग जाता है कि ये अपलिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, ये एक इवेंट ही बन रहा है अभी कि अभी ऑन ऐड को मैंने, अच्छा अब ऑन ऐड को ऑन क्लिक ने अपना सारा कुछ यहाँ पास कर दिया ऑन ऐड को, और यहाँ पे मैंने ऑन ऐड को अपलिफ्ट करवा दिया। ठीक है, अब ऑन ऐड में करूँगा, ऑन ऐड यहाँ पे मैं करूँगा हैंडल ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे NFN हैंडल ऐड प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं कुछ भी पास नहीं करवा रहा वहाँ से। अच्छा फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड बटन क्लिक्ड, सिर्फ मैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये डाटा अपलिफ्ट हो गया, ये स्टेट अपलिफ्ट हुई कि नहीं हुई। तो ये देखें ज़रा, अब मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें, तो हम वहाँ पे उस स्टेट में पहुँच गए हैं जहाँ से मैंने इसको चेंज करना है। अब इसकी जगह मैं क्या करूँगा, सेट इज एडिटिंग ट्रू, वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ट्रू करूँगा, परफेक्ट, यानी कि अब क्या हुआ, एडिटिंग ट्रू हो गई, ऐड प्रोडक्ट शो हो गया, और लिस्ट हमारा हाइड हो गया। अच्छा अब हम एक और काम करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं एक और बटन लगाता हूँ, बटन वेरिएंट डेंजर एंड कैंसल, और इसको थोड़ी सी आपस में पैडिंग दे देते हैं, P1 दे देते हैं जी, सॉरी पैडिंग नहीं, मार्जिन दे देते हैं, तो ये आपस में थोड़े से स्पेसिंग आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ जब मैं कैंसिल करूँ तो दोबारा से ये हाइड हो जाए और लिस्ट दोबारा शो हो जाए। तो अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कंपोनेंट यहाँ से मुझे अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो मुझे इसका कोड कौन लिखवाएगा, इसका ऑन क्लिक का, मुझे बताएं जल्दी से। आलिया, शाहिद, हैंडल प्रोडक्ट कैंसिल। अच्छा ऑन क्लिक, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन कैंसल प्रोडक्ट, और इसको मैं उठा के कंपोनेंट के प्रॉप्स में ले आऊँगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्रॉप्स एक्सपोर्ट हो गई, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अच्छा बजाय मैं एक पूरा फंक्शन यहाँ लिखूँ
और वहाँ जाके उसमें ये कॉल करूँ, मैं क्या करता हूँ, सीधा इसको सेट एडिटिंग फॉल्स कर देता हूँ और इधर भी ऐसा करता हूँ, सेट इज एडिटिंग ट्रू कर देता हूँ। तो ये मेरा एक्स्ट्रा जो फंक्शन है ना, ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक्चुअली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं विद पैरामीटर्स, तो एरो फंक्शन के साथ ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये स्टैंडर्ड्स हैं, या आप सिंटैक्स कह लें, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये देखें जी, ऐड कैंसल, ऐड कैंसल। तो आपका जो एक यूआई का एक सिस्टम है, कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, कि हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर रहे हैं और उसको फॉर्म को शो हाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब हम प्रोडक्ट लिस्ट जो है वहाँ पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे हम डाटा हार्ड कोड कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। डाटा आपका कहीं ना कहीं डाटाबेस से या एपीआई से हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि चैट जीपीटी से फेक डाटा बनवा लेता हूँ। Generate a JSON object in with keys ID, name, price and stock. अच्छा जी, ये उसने मुझे एक सैम्पल जेसन ऑब्जेक्ट बना के दे दिया है। जो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, कांस्टेंट प्रोडक्ट डाटा, प्रोडक्ट्स डाटा, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये डाटा जो है मैंने पास करना है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये डाटा जो हम शो करवा रहे हैं ये हार्ड कोड हमने लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये कल हम इसको देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा आपके लिए हैवी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अरे मैप का फंक्शन भी चल रहा है और वो भी थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है कि डाटा कैसे आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कैसे रेंडर करना होता है मैप के ज़रिए से। तो यहीं तक एंड करते हैं। कल हम ये डाटा जो है इसके अंदर यहाँ से पास करवाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऐड प्रोडक्ट है वो भी इस अरे में अपेंड करवाएंगे, और हमारी जो प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाएंगी उसी वक्त। ठीक है, सो दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम हफ्ते में 2 सेशंस लिया करें, क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप बाकी 2-3 दिनों में इसकी प्रैक्टिस करें और 2 दिन चिल करें, और ताकि फ्रेश होके इसको सीखें। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आज के सेशन के हवाले से?